सांप्रदायिक प्रलय और अंतरिम सरकार। 16 अगस्त 1946 से भारतीय परिदृश्य में तेजी से बदलाव आया। अभूतपूर्व पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें लगभग हजारों लोग मारे गए। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कलकत्ता, बॉम्बे, नोआखली, बिहार और गढ़मुक्तेश्वर संयुक्त प्रांत थे। बदली गई सरकारी प्राथमिकताएं। वेवल अब किसी तरह कांग्रेस में शामिल होने को आतुर थे। अंतरिम सरकार, भले ही लीग बाहर रही, शिमला सम्मेलन के दौरान वेवल के रुख से एक प्रस्थान। यह रवैया लीग के इस आग्रह के खिलाफ था कि सभी बंदोबस्त उसे स्वीकार्य हों और सांप्रदायिक ताकतों को प्रोत्साहित करने, राष्ट्रवाद की वैधता को नकारने और कांग्रेस के प्रतिनिधि स्वरूप को नकारने के पहले के सरकारी रुख के खिलाफ भी। इस प्रकार ब्रिटिश शासन की निरंतरता ने एक की मांग की थी, ब्रिटेन से रुख और वापसी, और साम्राज्य के बाद लिंक ने एक विपरीत मुद्रा तय की। अंतरिम सरकार। कांग्रेस द्वारा बड़े पैमाने पर कार्रवाई के डर से नेहरू के नेतृत्व वाली कांग्रेस प्रभुत्व वाली अंतरिम सरकार ने 2 सितंबर 1946 को शपथ ली, जिसमें नेहरू ने अनिवार्य समूह के लिए अपनी पार्टी के विरोध पर जोर देना जारी रखा। शीर्षक के बावजूद अंतरिम सरकार वायसराय की पुरानी कार्यपालिका की निरंतरता से कुछ अधिक थी। वेवल ने मार्च 1947 में अपनी अंतिम कैबिनेट बैठक में आईएनए कैदियों की रिहाई के मुद्दे पर मंत्रियों को खारिज कर दिया। 26 अक्टूबर 1946 को वेवल ने चुपचाप मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में ला दिया। लीग को इसमें शामिल होने की अनुमति दी गई। सीधी कार्रवाई को छोड़े बिना कैबिनेट मिशन के लंबे समय से खारिज किए जाने के बावजूद टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान और एक वर्ग द्वारा बहुमत से लिए जाने वाले निर्णयों के साथ अनिवार्य समूहीकरण पर जोर देने के बावजूद समग्र रूप से, जो असम और एनडब्ल्यूएफपी में पाकिस्तान के विरोधियों को असहाय अल्पसंख्यक की स्थिति में कम कर देगा। अंतरिम सरकार के 14 मंत्री 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947। 1. जवाहरलाल नेहरू, कार्यकारी परिषद, विदेश मामलों और सामान्य धन संबंधों के उपाध्यक्ष। 2. वल्लभभाई पटेल, गृह, सूचना और प्रसारण। 3. बलदेव सिंह, रक्षा आंदोलन। 4. डॉक्टर जॉन मथाई, उद्योग और आपूर्ति। 5. सी राजगोपालाचारी, शिक्षा। 6. CH भाभा, कार्य, खान और बिजली। 7. राजेंद्र प्रसाद, कृषि और खाद्य। 8. जगजीवन राम, लेबर। 9. आसफ अली, रेलवे। 10. लियाकत अली खान, मुस्लिम लीग, वित्त। 11. इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगा, मुस्लिम लीग, वाणिज्य। 12. अब्दुल रब निश्तार, मुस्लिम लीग, संवाद। 13. गफनफर अली खान, मुस्लिम लीग, स्वास्थ्य। 14. जोगेंद्र नाथ मंडल, मुस्लिम लीग, कानून अवरोधक दृष्टिकोण और उल्टा। लीग के उद्देश्य। लीग ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नतीजतन विधानसभा को जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए एक सामान्य उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करने के लिए खुद को सीमित करना पड़ा, जिसमें स्वायत्त इकाइयों के साथ एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य के आदर्शों को बताया गया था। पर्याप्त अल्पसंख्यक सुरक्षा उपाय और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक लोकतंत्र। लीग ने की अनौपचारिक बैठकों में भाग लेने से इनकार कर दिया। निर्णय लेने के लिए कैबिनेट। लीग ने फैसलों और नियुक्तियों पर सवाल उठाया। कांग्रेस सदस्यों द्वारा किया गया। वित्त मंत्री के रूप में लियाकत अली खान ने अन्य मंत्रालयों के कुशल कामकाज को प्रतिबंधित और भारित किया। लीग ने केवल सरकार में पैर जमाने की मांग की थी। पाकिस्तान के लिए लड़ने के लिए उनके लिए यह अन्य तरीकों से गृहयुद्ध की निरंतरता थी। जब से लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई थी, कांग्रेस की मांग थी कि अंतरिम सरकार में ब्रिटिश लीग को अपना रवैया बदलने के लिए कहें या छोड़ दें।
फरवरी 1947 में कैबिनेट के 9 कांग्रेस सदस्यों ने वायसराय को पत्र लिखकर लीग के सदस्यों के इस्तीफे की मांग की और अपने स्वयं के उम्मीदवारों को वापस लेने की धमकी दी। आखिरी तिनका तब आया जब लीग ने संविधान सभा को भंग करने की मांग की। ऐसा लग रहा था कि एक संकट तेजी से विकसित हो रहा है। भारत में सांप्रदायिकता का जन्म और प्रसार। राष्ट्रवाद के उदय के साथ 19वीं शताब्दी के अंत में सांप्रदायिकता प्रकट हुई। यह भारतीय लोगों की एकता और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हुआ। विरासत दुर्भाग्य से जारी है। भारतीय की विशेषताएं। सांप्रदायिकता अधिक सटीक रूप से संप्रदायवाद मूल रूप से एक विचारधारा है जो भारत में 3 व्यापक चरणों के माध्यम से विकसित व्यापक समाज के बजाय अपने स्वयं के जातीय धार्मिक समूह को अधिक महत्व देती है। सांप्रदायिक राष्ट्रवाद यह धारणा कि चूंकि एक समूह या लोगों का एक वर्ग एक विशेष धार्मिक समुदाय से संबंधित है, इसलिए उनके धर्मनिरपेक्ष हित समान है, यानी वे मामले भी जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, उन सभी को समान रूप से प्रभावित करते हैं। उदार सांप्रदायिकता यह धारणा कि चूंकि 2 धार्मिक समुदायों के अलग अलग धार्मिक हित हैं, इसलिए धर्मनिरपेक्ष क्षेत्र में भी, यानी आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में उनके अलग अलग हित हैं। चरम सांप्रदायिकता यह धारणा कि न केवल विभिन्न धार्मिक समुदायों के अलग अलग हित हैं, बल्कि यह भी है कि ये हित असंगत हैं, अर्थात 2 समुदाय सह अस्तित्व में नहीं हो सकते क्योंकि एक समुदाय के हित दूसरे के हितों के साथ संघर्ष में आते हैं। भारतीय सांप्रदायिकता के बारे में कुछ भी अनोखा नहीं है। यह उन परिस्थितियों का परिणाम था जिन्होंने अन्य समाजों में फासीवाद, यहूदी विरोधी, नस्लवाद, उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक प्रोटेस्टेंट संघर्ष और लेबनान में ईसाई मुस्लिम संघर्ष जैसी समान घटनाओं और विचारधाराओं का उत्पादन किया। बुनियादी आर्थिक हितों को दरकिनार करते हुए सांप्रदायिकतावादी उन हितों की रक्षा करने का दावा करते हैं जो जरूरी नहीं कि मौजूद हों। सांप्रदायिकता आधुनिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक औपनिवेशिक संरचना में निहित एक आधुनिक घटना है, जो आधुनिक राजनीति से निकली, जो सामूहिक लामबंदी और लोकप्रिय भागीदारी पर आधारित थी। आधुनिक राजनीति ने लोगों के लिए व्यापक संबंध और वफादारी और पहचान स्थापित करना आवश्यक बना दिया है। इस प्रक्रिया में राष्ट्र, वर्ग और सांस्कृतिक भाषा पहचान के आधुनिक विचारों का प्रसार शामिल था। भारत में देश के कुछ हिस्सों में धार्मिक चेतना सांप्रदायिक चेतना में बदल गई थी और लोगों के कुछ वर्गों के बीच इसकी सामाजिक जड़ें बढ़ते मध्य वर्गों में निहित हैं जिन्होंने अपने स्वयं के आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए काल्पनिक सांप्रदायिक हितों का प्रचार किया। सांप्रदायिकता एक बुर्जुआ प्रश्न था। उत्कृष्टता वामपंथियों के अनुसार सांप्रदायिकों को उनके सांप्रदायिक अभियान में समर्थन दिया गया। औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा यह वह माध्यम था जिसके माध्यम से उपनिवेशवादियों ने अपने सामाजिक आधार का विस्तार किया। कम्युनिस्टों और उपनिवेशवादियों को उनके भयावह उद्देश्यों में इस तथ्य से मदद मिली कि भारतीय समाज में अक्सर सामाजिक आर्थिक भेद धार्मिक भेदों के साथ मेल खाते थे। निहित वर्ग अंतर्विरोधों को निहित स्वार्थों द्वारा कार्योत्तर सांप्रदायिक रंग दिया गया। रूढ़िवादी सामाजिक प्रतिक्रियावादी तत्वों ने सांप्रदायिकता को पूर्ण समर्थन दिया। धार्मिकता स्वयं सांप्रदायिकता नहीं थी, बल्कि एक ऐसे देश में जहां शिक्षा की कमी और बाहरी दुनिया के बारे में कम जागरूकता एक दुखद वास्तविकता थी, धर्म बनने की क्षमता थी और इसे सांप्रदायिकता के वाहन के रूप में इस्तेमाल किया गया था। सांप्रदायिकता के विकास के कारण आधुनिक आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं में सांप्रदायिकता का विकास हुआ जहां एक में नई पहचान उभर रही थी। बेतरतीब ढंग से भले ही पुरानी, आधुनिक पहचान कम नहीं हुई थी।
इस मौलिक द्वंद्व के टकराव ने एक सांप्रदायिक विचारधारा को जन्म दिया। सामाजिक आर्थिक कारण धर्म वास्तव में हिंदुओं और मुसलमानों के आर्थिक और राजनीतिक हितों को निर्धारित नहीं करता था। भाषा, संस्कृति, जाति, सामाजिक स्थिति, भोजन और पोशाक की आदतों, सामाजिक प्रथाओं या रीति रिवाजों आदि के आधार पर एक समुदाय हिंदुओं और मुसलमानों से मिलकर दूसरे से हिंदू और मुसलमानों से मिलकर भिन्न होता है। यहाँ तक सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी हिंदू और मुस्लिम जनता ने जीवन के सामान्य तरीके विकसित किए थे। एक बंगाली मुसलमान की पंजाबी मुस्लिम की तुलना में एक बंगाली हिंदू के साथ बहुत अधिक समानता है। इसके अलावा हिंदू और मुसलमान ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दमन और शोषण के समान शिकार थे। आधुनिक पश्चिमी विचार और वैज्ञानिक विचारों को मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने अवशोषित नहीं किया, जो पारंपरिक और पिछड़े बने रहे। यहाँ तक जब सुधारकों के प्रयासों के परिणामस्वरूप मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ, तब भी मुसलमानों में शिक्षितों का अनुपात हिंदुओं, पारसियों या ईसाइयों की तुलना में बहुत कम था। मुसलमान भी व्यापार और उद्योग के विकास में भागीदार के रूप में पिछड़ गए। चूंकि मुसलमानों के बीच शिक्षित व्यक्तियों और व्यापार और उद्योग के लोगों की संख्या कम थी, प्रतिक्रियावादी बड़े जमींदारों और अमीर वर्गों के लिए मुस्लिम जनता पर प्रभाव जारी रखना आसान था। जमींदारों, चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान, ने अपने स्वार्थ के लिए ब्रिटिश शासन का समर्थन किया। लेकिन हिंदुओं में आधुनिक बुद्धिजीवियों और उभरते व्यापारिक और उद्योगपति वर्ग ने जमींदारों की पुरानी व्यवस्था से नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया था। शिक्षित मुसलमानों को व्यवसाय या व्यवसायों में बहुत कम अवसर मिले। वे अनिवार्य रूप से सरकारी रोजगार की तलाश में थे। ब्रिटिश अधिकारियों और वफादार मुस्लिम नेताओं ने शिक्षित मुसलमानों को शिक्षित हिंदुओं के खिलाफ उकसाया। सैयद अहमद खान और अन्य लोगों ने एक तरफ सरकारी सेवा के मामले में मुसलमानों के लिए विशेष व्यवहार की मांग की और दूसरी तरफ मुसलमानों से कहा कि अगर शिक्षित मुसलमान अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे, बाद वाले उन्हें सरकारी नौकरियों और अन्य विशेष एहसानों से पुरस्कृत करेंगे। कुछ वफादार हिंदुओं और पारसियों ने अपने लोगों के संबंध में वही तर्क दिए, लेकिन वे अल्पमत में थे। औपनिवेशिक नीतियों के कारण अल्पविकास के परिणामस्वरूप औद्योगिक विकास का अभाव था। इसलिए भारत में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या थी, खासकर शिक्षित लोगों के लिए, और मौजूदा नौकरियों के लिए एक तीव्र प्रतिस्पर्धा थी। परिस्थितियों में सांप्रदायिक, प्रांतीय या जाति के आधार पर नौकरियों में आरक्षण जैसे अदूरदर्शी और अल्पकालिक समाधान के पैरोकार थे। इन व्यक्तियों ने मौजूदा सीमित रोजगार के अवसरों का एक बड़ा हिस्सा पाने के प्रयास में सांप्रदायिक और धार्मिक और बाद में जाति और प्रांतीय भावनाओं को जगाया। रोजगार की तलाश में बेताब लोगों के लिए ऐसे विचारों का शिकार होना आसान था। भारत के आर्थिक पिछड़ेपन और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी के कारण औपनिवेशिक सरकार के लिए सांप्रदायिक और अलगाववादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने के लिए रियायतों, एहसानों और आरक्षणों का उपयोग करने की पर्याप्त गुंजाइश थी। साथ ही मुसलमानों के बीच आधुनिक राजनीतिक चेतना विकसित होने में देर हो गई और मुस्लिम जनता पर पारंपरिक प्रतिक्रियावादी तत्वों के प्रभुत्व ने एक सांप्रदायिक दृष्टिकोण को जड़ लेने में मदद की। हिंदू राष्ट्रवाद और मुस्लिम राष्ट्रवाद की बात हो रही थी। राजनीतिक रूप से अपरिपक्व कई हिंदू और साथ ही विचारों हिंदू और मुस्लिम मध्य वर्गों के विकास में एक पीढ़ी या उससे अधिक का अंतर रहा है, और यह अंतर राजनीतिक, आर्थिक और अन्य कई दिशाओं में खुद को दिखाना जारी रखता है। यह वह अंतराल है जो पैदा करता है मुसलमानों में भय का मनोविज्ञान। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू, वह जो करता है वह इस देश के लोगों के लिए फायदेमंद है। मुसलमान हो या अंग्रेज, पराया नहीं है। विदेशीपन का संबंध हितों से है।
परायापन निश्चित रूप से गोरी या काली त्वचा या धर्म से संबंधित नहीं है। बाल गंगाधर तिलक। मुसलमानों को यह नहीं पता था कि वे जिन आर्थिक, शैक्षिकी और सांस्कृतिक कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, वे विदेशी शासन के अधीन होने और आर्थिक अविकसितता के कारण पैदा हुए थे। फूट डालो और राज करो की ब्रिटिश नीति को आमतौर पर शुरू में संदेह की नजर से देखा जाता था, खासकर वहाबी और 1857 के विद्रोहों के बाद, और ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन और भेदभाव के अधीन किया गया था। साथ ही अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत ने अरबी और फारसी शिक्षा को कमजोर कर दिया था, जिसने आर्थिक पिछड़ेपन और मुसलमानों के सेवा से बहिष्कार को और बढ़ा दिया। 1870 के दशक के बाद भारतीय राष्ट्रवाद के उदय और शिक्षित मध्यम वर्गों के बढ़ते राजनीतिकरण के संकेतों के साथ सरकार ने मुसलमानों के दमन की अपनी नीति को उलट दिया और इसके बजाय उन्हें रियायतों, एहसानों और आरक्षणों के माध्यम से सरकार के पीछे रैली करने का फैसला किया और उनका इस्तेमाल राष्ट्रवादी ताकतों के खिलाफ किया। सरकार ने कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए सर सैयद अहमद खान जैसे व्यक्तियों का इस्तेमाल किया। सैयद अहमद खान का शुरू में एक व्यापक दिमाग और सुधारवादी दृष्टिकोण था, लेकिन बाद में उन्होंने औपनिवेशिक सरकार का समर्थन करना शुरू कर दिया, मुस्लिम जनता को कांग्रेस से दूर रहने और राजनीतिकरण न करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के अलग अलग हितों की बात करना भी शुरू कर दिया। इतिहास लेखन में सांप्रदायिकता शुरू में साम्राज्यवादी इतिहासकारों द्वारा सुझाई गई और बाद में कुछ कट्टर भारतीय इतिहासकारों द्वारा अपनाई गई। भारतीय इतिहास की सांप्रदायिक व्याख्या ने प्राचीन चरण को हिंदू चरण और मध्ययुगीन चरण के रूप में चित्रित किया, जिसमें तुर्क, अफगान और मुगल, मुस्लिम चरण के रूप में। मध्यकाल के दौरान शासक वर्गों के संघर्षों को हिंदू मुस्लिम संघर्षों के रूप में विकृत और बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। इतिहासकारों ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि हमेशा की तरह प्राचीन और मध्यकालीन राजनीति आर्थिक और राजनीतिक हितों पर आधारित थी, न कि धार्मिक विचारों पर। अंग्रेजों और सांप्रदायिक इतिहासकारों के हित में था कि वे की धारणा को मानने से इनकार कर दें। राय: हमारे देश में सांप्रदायिक सद्भाव तब तक स्थायी रूप से स्थापित नहीं हो सकता जब तक इतिहास के अत्यधिक विकृत संस्करण उसके स्कूलों और कॉलेजों में इतिहास की पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से पढ़ाए जाते। M.K. गांधी। भारत में एक मिश्रित संस्कृति। अपनी ओर से इतिहास के हिंदू सांप्रदायिक दृष्टिकोण ने इस दृष्टिकोण को पेश करने के लिए चुना कि भारतीय समाज और संस्कृति प्राचीन काल में आदर्श ऊंचाइयों पर पहुंच गए थे, जहां से मध्यकाल में मुस्लिम शासन के कारण वे क्षय होने लगे थे। इसमें मध्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी, धर्म और दर्शन, कला और साहित्य, संस्कृति और समाज कैसे विकसित और समृद्ध हुए, इसे मानने से इनकार किया गया। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के दुष्परिणाम मुस्लिमों के बीच वहाबी आंदोलन और हिंदुओं के बीच शुद्धि जैसे सुधार आंदोलनों ने अपने उग्रवादी स्वरों के साथ धर्म की भूमिका को सांप्रदायिकता के प्रति अधिक संवेदनशील बना दिया। कभी कभी सुधारों को एक समुदाय को दूसरे धार्मिक समुदाय के प्रभाव से बचाने की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता था। उग्र राष्ट्रवाद के दुष्प्रभाव। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने अल्पसंख्यक भय को दूर करने के लिए सचेत प्रयास किए। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन 1886 की अध्यक्षता करते हुए दादाभाई नौरोजी ने अपने मंचों पर सामाजिक धार्मिक प्रश्न न उठाने की कांग्रेस की मंशा की घोषणा की। 1889 में कांग्रेस ने मुसलमानों द्वारा विरोध किए गए किसी भी मुद्दे को नहीं उठाने का फैसला किया, लेकिन बाद में उग्र राष्ट्रवाद के आने के साथ राष्ट्रवादी राजनीति में एक अलग हिंदू राष्ट्रवादी रंग दिखाई देने लगा। उदाहरण के लिए तिलक के गणपति और शिवाजी त्योहारों और गोहत्या विरोधी अभियानों ने बहुत संदेह पैदा किया। अरबिंदो की आर्यनीकृत दुनिया की दृष्टि,
गंगा में डुबकी जैसे तत्वों के साथ स्वदेशी आंदोलन और देवी देवताओं के सामने शपथ ग्रहण के साथ क्रांतिकारी गतिविधि शायद ही मुसलमानों को इन अभियानों में बड़े पैमाने पर उत्साहित कर सके। लखनऊ पैक्ट 1916 और खिलाफत आंदोलन 1920-22 में सांप्रदायिक तत्व नगण्य परिणामों के लिए बहुत अधिक दिखाई दे रहे थे। जब खिलाफत का सवाल आया तो कुछ कांग्रेसियों में बेचैनी थी, जिन्हें लगा कि यह मुद्दा वास्तव में राष्ट्रवादी नहीं है। इस मामले में साम्राज्यवादी ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई साम्राज्यवाद के आर्थिक और राजनीतिक परिणामों के बारे में नहीं थी, बल्कि इस आधार पर थी कि खलीफा और इस्लाम के कुछ पवित्र स्थानों को खतरा हो रहा था। तुर्की के प्रति मुसलमानों की सहानुभूति धार्मिक आधार पर थी। बाद में भी मुसलमानों ने जिन नायकों और मिथकों और सांस्कृतिक परंपराओं की अपील की, वे भारत के इतिहास से नहीं बल्कि पश्चिम एशिया के इतिहास से संबंधित थे। यद्यपि यह प्रवृत्ति तत्काल भारतीय राष्ट्रवाद से नहीं टकराई, बल्कि वास्तव में इसके समर्थकों को साम्राज्यवाद विरोधी बना दिया, लेकिन लंबे समय में इसने राजनीतिक प्रश्नों को धार्मिक दृष्टिकोण से देखने की आदत को प्रोत्साहित किया। बहुसंख्यक समुदाय द्वारा सांप्रदायिक प्रतिक्रिया अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता बहुसंख्यक समुदाय की प्रतिक्रिया के साथ मिली। 1870 के दशक से ही कुछ हिंदू जमींदारों, साहूकारों और मध्यम वर्ग के पेशेवरों ने मुस्लिम विरोधी भावनाओं को अभिव्यक्ति देना शुरू कर दिया। वे यह घोषणा करने की हद तक चले गए कि अंग्रेजों ने भूमि को मुस्लिम अत्याचार से मुक्त कर दिया और हिंदुओं को मुसलमानों के उत्पीड़न से बचाया। उर्दू को मुसलमानों की भाषा, जो ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल सही नहीं थी, कहकर हिंदी के कारण को सांप्रदायिक रंग दे दिया गया। फिर सांप्रदायिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए संगठन आए। 1909 में संयुक्त राष्ट्र मुखर्जी और लालचंद द्वारा स्थापित पंजाब हिंदू सभा ने सभी रंगों के भारतीयों को एक राष्ट्र में एकजुट करने की कोशिश के लिए कांग्रेस का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि मुसलमानों के खिलाफ उनकी लड़ाई में हिंदुओं को औपनिवेशिक सरकार का साथ देना चाहिए। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने अपना पहला सत्र अप्रैल 1915 में कासिम बाजार के महाराजा के अध्यक्ष के रूप में आयोजित किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की स्थापना 1925 में हुई थी। हालांकि हिंदू सांप्रदायिकता लंबे समय तक एक मजबूत ताकत नहीं थी, क्योंकि आधुनिक धर्मनिरपेक्ष बुद्धिजीवियों और हिंदुओं के बीच मध्यम वर्ग का अधिक प्रभाव था। मुसलमानों के साथ ऐसा नहीं था। मुस्लिम सांप्रदायिक तत्वों, जमींदारों, पारंपरिक धार्मिक नेताओं और नौकरशाहों ने मुसलमानों पर बहुत प्रभाव डाला। सांप्रदायिक प्रवृत्तियों के विभिन्न रूपों का एक अपमानता एक ऐसा कारक था जिसने सांप्रदायिकता के खिलाफ किसी भी प्रभावी जवाबी हमले को रोक दिया। द्विराष्ट्र सिद्धांत का विकास। वर्षों में द्विराष्ट्र सिद्धांत का विकास है। निम्नलिखित नुसार 1887 वायसराय जेफरिन और संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर कोलविन ने कांग्रेस पर मोर्चा खोल दिया। सैयद अहमद खान और भिंगा के राजा शिव प्रसाद को सरकार ने कांग्रेस विरोधी मोर्चे के रूप में पेश किया। सैयद अहमद खान ने शिक्षित मुसलमानों से कांग्रेस से दूर रहने की अपील की। हालांकि कुछ मुसलमान कांग्रेस में शामिल हुए। इनमें बदरुद्दीन तैयबजी, मीर मुशर्रफ हुसैन, भीमजी और हामिद अली खान शामिल थे। 1906 आगा खान ने वायसराय लॉर्ड मिंटो के पास एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल, जिसे शिमला प्रतिनिधिमंडल कहा जाता है, का नेतृत्व किया, ताकि सभी स्तरों पर मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की जा सके और यह कि मुस्लिम प्रतिनिधित्व न केवल उनकी संख्यात्मक ताकत के अनुरूप होना चाहिए, बल्कि उनके राजनीतिक के साथ भी होना चाहिए। महत्व और ब्रिटिश साम्राज्य में उनका योगदान। मिंटो ने उन्हें साम्राज्य के लिए उनकी असाधारण सेवा के लिए उनकी आबादी से अधिक विशेष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का आश्वासन दिया।
अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क और नवाब वकार उल मुल्क ने ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी का प्रचार करने और मुस्लिम बुद्धिजीवियों को कांग्रेस से दूर रखने के लिए की थी। 1909 मौले के तहत पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किए गए। मिंटो सुधार, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना यूएन मुखर्जी और लालचंद ने की थी। 1915 अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन था। कासिम बाजार के महाराजा के तत्वावधान में आयोजित किया गया। 1912-24 इस अवधि के दौरान मुस्लिम लीग में युवा मुस्लिम राष्ट्रवादियों का वर्चस्व था, लेकिन उनका राष्ट्रवाद राजनीतिक सवालों के एक सांप्रदायिक दृष्टिकोण से प्रेरित था। 1916 कांग्रेस ने अलग निर्वाचक मंडल की मुस्लिम लीग की मांग को स्वीकार कर लिया और कांग्रेस और लीग ने सरकार को संयुक्त मांगें पेश की। लेकिन कांग्रेस और लीग अलग अलग राजनीतिक संस्थाओं के रूप में एक साथ आए और कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के अस्तित्व को राजनीतिक वैधता प्रदान की। 1920-22 मुसलमानों ने रौलट और खिलाफत असहयोग आंदोलन में भाग लिया, लेकिन मुसलमानों के राजनीतिक दृष्टिकोण में एक सांप्रदायिक तत्व था। 1920 का दशक पूरे देश में सांप्रदायिक दंगों का साया छाया रहा। आर्य समाजियों ने शुद्धि और संगठन आंदोलन शुरू किए। शुद्धि आंदोलन का उद्देश्य उन लोगों को हिंदू धर्म में वापस लाना था जो इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे। मुसलमानों ने जवाबी कार्रवाई में तबलीग और तंजीम आंदोलन शुरू किए। कुछ राष्ट्रवादी भी सांप्रदायिक हो गए। स्वराजवादियों को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित किया गया था और उनमें से कई उत्तरदायी हिंदू महासभा में शामिल हो गए थे। अली बंधुओं ने कांग्रेस के साथ एक शानदार संयुक्त मोर्चा बनाने के बाद कांग्रेस पर केवल हिंदू हितों की रक्षा करने का आरोप लगाया। कांग्रेस सांप्रदायिकता के उदय का मुकाबला करने के लिए एक उपयुक्त रणनीति विकसित करने में विफल रही। 1928 संवैधानिक सुधारों पर नेहरू रिपोर्ट के रूप में कांग्रेस के सुझाव का मुस्लिम कट्टरपंथियों ने विरोध किया और सिख लीग, जिन्ना ने प्रस्तावित 14 बिंदुओं की मांग, अलग निर्वाचक मंडल और सरकार में मुसलमानों के लिए आरक्षण, सेवा और स्वशासी निकाय। मुस्लिम लीग के साथ बातचीत करके कांग्रेस ने कई गलतियां की। 1. इसने लीग की राजनीति को वैधता प्रदान की, इस प्रकार समाज के विभाजन को अलग अलग मान्यता प्रदान की। अलग हितों वाले समुदाय। 2. इसने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी मुसलमानों की भूमिका को कम करके आंका। 3. एक समुदाय को रियायतों ने दूसरे को प्रेरित किया, समुदायों को समान रियायतों की मांग करना। 4. सांप्रदायिकता पर चौतरफा हमला करना मुश्किल हो गया। 1930-34 कुछ मुस्लिम समूह जैसे जमात-ए-उलेमा-ए-हिंद, कश्मीर राज्य और खुदाई खिदमतगार सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया, लेकिन कुल मिलाकर मुसलमानों की भागीदारी खिलाफत आंदोलन के स्तर के आसपास कहीं नहीं थी। जबकि कांग्रेस आगे संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में से 2 से दूर रही। इन तीनों में सांप्रदायिकतावादियों ने भाग लिया। 1932 सांप्रदायिक पुरस्कार ने 14 बिंदुओं में निहित सभी मुस्लिम सांप्रदायिक मांगों को स्वीकार कर लिया। 1937 के बाद 1937 के प्रांतीय चुनावों में मुस्लिम लीग के खराब प्रदर्शन के बाद इसने अत्यधिक सांप्रदायिकता का सहारा लेने का फैसला किया। मुसलमानों को अल्पसंख्यक के रूप में नहीं बल्कि एक अलग राष्ट्र के रूप में पेश करने की प्रवृत्ति शुरू हुई। 1930 के दशक की शुरुआत में एक अलग मुस्लिम राष्ट्र का यह विचार एक युवा मुस्लिम बुद्धिजीवी रहमत अली द्वारा प्रस्तावित किया गया था और बाद में कवि इकबाल द्वारा विकसित किया गया था। अब से सांप्रदायिकता एक जन आंदोलन के रूप में संगठित हुई जिसका आधार मध्यम और उच्च वर्गों के बीच था। जेडे ने कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार किया। सुलेरी, FM,
दुर्रानी उल हक आदि। चरम सांप्रदायिकता भय, घृणा और शब्द और कर्म की हिंसा पर आधारित थी। 1937 तक उदार सांप्रदायिकता थी, जो सुरक्षा उपायों और आरक्षणों के इर्द गिर्द केंद्रित थी। कुछ उदार, लोकतांत्रिक, मानवतावादी और राष्ट्रवादी मूल्यों को कायम रखते हुए यह सांप्रदायिक था और यह धारणा कि इन विविध समुदायों को एक राष्ट्र के हित में एक राष्ट्र में जोड़ा जा सकता है। मुसलमानों की चरम सांप्रदायिकता की गूंज हिंदू महासभा और आरएसएस जैसे संगठनों द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए हिंदुओं के उग्र सांप्रदायिक राष्ट्रवाद और गोलवलकर जैसे नेताओं के विचारों में पाई गई। चरम सांप्रदायिकता के आगमन के कई कारण थे। 1. बढ़ती कट्टरता के साथ प्रतिक्रियावादी तत्वों ने के चैनलों के माध्यम से सामाजिक आधार की खोज की। सांप्रदायिकता। 2. औपनिवेशिक प्रशासन ने राष्ट्रवादियों को विभाजित करने के अन्य सभी साधनों को समाप्त कर दिया था। 3. सांप्रदायिक प्रवृत्तियों को चुनौती देने में पहले की विफलताओं ने सांप्रदायिक ताकतों का हौसला बढ़ाया था। विचारों। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय का सवाल ब्रिटिश सरकार की रचना है और उनके हटने के साथ ही गायब हो जाएगा। हम बांधते हैं और वे शासन करते हैं। M.K. गांधी। मौलाना मोहम्मद अली 1940 के बाद मुसलमानों के लिए दिन के उजाले के रूप में यह स्पष्ट हो गया था कि उनकी वास्तविक नियति न तो एक राष्ट्रीय हिंदू राज्य में द्वितीय श्रेणी की नागरिकता थी, न ही एक बहुराष्ट्रीय भारत में संदिग्ध भागीदारी, बल्कि एक अलग मातृभूमि के साथ एक अलग राष्ट्र। पाकिस्तान के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास। पाकिस्तान के स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र का जन्म अलीगढ़ के मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ था। आगा खान 1937-39, जिन्ना ने कांग्रेस को खुद को एक हिंदू संगठन घोषित करने और मुस्लिम लीग को भारतीय मुसलमानों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने की असंभव मांग को आगे बढ़ाकर सुलह के सभी रास्ते बंद कर दिए। 24 मार्च 1940 मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें सभी भौगोलिक दृष्टि से सटे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों, मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भारत को स्वतंत्र राज्यों में समूहित करने का आह्वान किया गया, जिसमें घटक इकाइयां स्वायत्त होंगी और अन्य क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए संप्रभु और पर्याप्त सुरक्षा उपाय जहां वे अल्पसंख्यक हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारत सरकार ने राजनीतिक समझौते पर लीग को एक आभासी वीटो दिया। लीग ने इस विशेषाधिकार का पूरा उपयोग किया और अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स के प्रस्तावों, शिमला सम्मेलन और कैबिनेट मिशन योजना के तहत पूरी बातचीत के दौरान एक अलग पाकिस्तान की अपनी मांग पर अड़ा रहा। अंततः उसे 1947 में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और बंगाल के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों वाले एक स्वतंत्र पाकिस्तान के लिए जो आकांक्षा थी, वह मिल गया। सारांश। ब्रिटिश शासन के अंतिम 2 वर्षों के 2 बुनियादी पहलू। 1. यातनापूर्ण वार्ता जिसके परिणामस्वरूप स्वतंत्रता और विभाजन हुआ। सांप्रदायिक हिंसा के साथ 2. छिटपुट, स्थानीयकृत सामूहिक कार्रवाई। जुलाई 1945 ब्रिटेन में लेबर सरकार सत्ता में आई। अगस्त 1945 केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव की घोषणा की। सितंबर 1945 संविधान सभा की घोषणा। युद्ध के बाद सरकार के रवैये में आया बदलाव। वैश्विक शक्ति समीकरणों में परिवर्तन। ब्रिटेन अब शक्ति नहीं रहा। भारत के प्रति सहानुभूति। श्रम सरकार थके हुए ब्रिटिश सैनिकों और ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को बिखरा दिया। पूरे एशिया में साम्राज्यवाद विरोधी लहर। अधिकारियों को एक और कांग्रेस विद्रोह की आशंका थी। कांग्रेस के लिए 2 मुख्य चुनावी मुद्दे। 1. 1942 का दमन। 2. ईना पाउस ईना आंदोलन के परीक्षण के खिलाफ बड़े पैमाने पर दबाव। मुख्य विशेषताएं।
अभूतपूर्व उच्च पिच और तीव्रता थी। व्यापक भौगोलिक और सामाजिक प्रसार राज्य सरकारी कर्मचारियों के पारंपरिक गढ़ों में प्रवेश किया और वफादार हर दिन के साथ विशुद्ध रूप से भारत बनाम ब्रिटेन का मुद्दा बन गया था। रियापसर्ज 21 नवंबर 1945 कलकत्ता में आईएनए परीक्षणों के दौरान 2 फरवरी 1946 कलकत्ता में 7 साल की सजा से अधिक एक आईएनए अधिकारी को 18 फरवरी 1946 को बॉम्बे में रॉयल इंडियन नेवी रेटिंग्स की हड़ताल। कांग्रेस ने इन उभारों का समर्थन उनके समय और रणनीति के कारण नहीं किया। चुनाव परिणाम। कांग्रेस ने सेंट्रल असेंबली में 102 में से 57 सीटें जीती। मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रांतों में बहुमत हासिल किया और पंजाब में संघवादियों और अकालियों के साथ गठबंधन किया। सेंट्रल असेंबली में मुस्लिम लीग ने 30 आरक्षित सीटें जीती। बंगाल, सिंध में बहुमत मिला। 1946 तक ब्रिटिश वापसी क्यों आस लग रही थी। 1. आधिपत्य के लिए संघर्ष में राष्ट्रवादी ताकतों की सफलता। 2. नौकरशाही और वफादारों के बीच मनोबल गिराना। धारा 3. सुलह और दमन की ब्रिटिश रणनीति की सीमाएं। 4. सेना के जवानों द्वारा आईएनए के प्रति नरमी की मांग और आरआईएन रेटिंग विद्रोह। 5. एक पूरी तरह से आधिकारिक नियम असंभव था। अब सरकार की नीति का मुख्य उद्देश्य के तौर तरीकों पर समझौता के बाद एक शानदार वापसी, सत्ता का हस्तांतरण और साम्राज्य के बाद के भारत ब्रिटिश संबंध। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। पाकिस्तान की अस्वीकृति। मौजूदा विधानसभाओं को 3 वर्गों ए, बी, सी में 3 स्तरीय कार्यकारी और प्रांत में विधायिका रियासत में समूहित करना। राज्य और संघ स्तर। प्रांतीय विधानसभाओं के लिए एक संविधान सभा का चुनाव। रक्षा, संचार, बाहरी के लिए सामान्य केंद्र। कार्य। प्रांतों को स्वायत्तता और अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त करने के लिए रियासतें उत्तराधिकारी सरकार या ब्रिटिश सरकार के साथ व्यवस्था करने के लिए स्वतंत्र हैं। भविष्य में एक प्रांत इस खंड से बाहर आने के लिए स्वतंत्र है या संगठन। इस बीच संविधान सभा से अंतरिम सरकार का गठन होना है। व्याख्या। कांग्रेस ने दावा किया कि समूह था वैकल्पिक, जबकि लीग ने सोचा कि समूहीकरण था अनिवार्य। मिशन ने लीग के पक्ष में मामले का फैसला किया। स्वीकृति लीग। उसके बाद कांग्रेस ने कैबिनेट को स्वीकार कर लिया। जून 1946 में मिशन के प्रस्ताव। आगे के घटनाक्रम। जुलाई 1946 लीग नेहरू के प्रेस वक्तव्य के बाद योजना से हट गई और 16 अगस्त 1946 से सीधी कार्रवाई का आह्वान किया। सितंबर 1946 नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार शपथ ली थी। अक्टूबर 1946 लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई और इस प्रकार है। एक बाधावादी दृष्टिकोण। फरवरी 1947 कांग्रेस सदस्यों ने की हटाने की मांग। सभा। लीग के सदस्य। लीग ने भारत में संविधान के जन्म और सांप्रदायिकता के प्रसार के विघटन की मांग की।